अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सड़वी मौजूद फखर में खुशामदीद। ले जनाब, अदालत लग गई है और अदालत भी लगी है तगड़ी, क्योंकि मामला है जनाब फौजी अदालतों का। और जब भी फौजी अदालतों का जिक्र हो तो 9 मई के वाक़यात यकीनी तौर पर जहन में उभरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा फौजी अदालतों का मामला चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाले इस मामले का बरह रास्त ताल्लुक हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो इस समाअत को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली समाअत में आज 2 अहम, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 मोलक तरीन पेशरफ्तें सामने आई हैं, तो ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। भला कौन सी? यकीनी तौर पर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, और इस मुकदमे का अहवाल शायद आपके टीवी स्क्रीन से या इधर उधर से आपकी नज़र से गुजरा हो, लेकिन मैं आपकी खिदमत में 2 ऐसे नकात पेश करना चाहूँगा जो इस अहम तरीन कार्रवाई की अहमियत को ना सिर्फ आपके सामने उजागर करेंगे, बल्कि वो ख़तरनाक पहलू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है उससे भी आप रूशनास हो पाएंगे। आज की समाअत के अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट पहलू जिस तरह मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया वो कौन से थे, उसमें से पहला पहलू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू लिए जाने वाला यू टर्न, और उस यू टर्न के लिए निहायत अहमकाना जवाज़ जिसके ऊपर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी एक दूसरे का मुंह तकने लग गए, यार की चवल मारी है। और दूसरा अहम तरीन इशू है जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की तरफ से उठाया गया, और उन्होंने ऐसे 3 सवालात पूछे जो इस पूरे के पूरे केस का रुख बदल देने की सलाहियत रखते हैं। कैसे? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज इस मुकदमे की आगाज के ऊपर जैसे इस केस का आगाज होता है तो फौरी तौर पर जो दरखास्त गुजार हैं जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब, उनके वकील ख्वाजा अहमद हसन साहब बेंच के साइज पर एतराज़ करते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस बेंच को कम से कम 9 रुकनी बेंच होना चाहिए था, और इसमें सीनियर मेंबर्स को जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जजेस हैं उस पर मुश्तमिल होना चाहिए था। लिहाजा इस बेंच की फॉर्मेशन इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत से कंपेटेबल नहीं लगती। लिहाजा उनकी तरफ से ये दरख्वास्त थी कि इस मामले को दोबारा जजेस कमेटी के रूबरू पेश किया जाए और उनसे कम से कम 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की जाए। और इसका मकसद, इस दरख्वास्त का, जवाद ख्वाजा साहब बड़े मोहतरम हैं, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, अपराइट आदमी हैं, लेकिन उनका मेरा ख्याल है कि इस मामले को 9 रुकनी बेंच की तरफ लेके जाने या इसको तखीर का एक हरबा ही करार दिया जा सकता है, क्योंकि 5 रुकनी बेंच के फैसले को सेट असाइड करने के लिए 6 रुकनी बेंच भी बहुत ही काफ़ी है। फिर दूसरा, इस मामले में जो इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई वो खैबर पख्तूनख्वा के वकील की तरफ से हुई, और अचानक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट के जो वकील हैं वो सामने आए, और उन्होंने आकर रोस्ट्रम पर आकर दरख्वास्त की कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल काला दम करार देने के हवाले से जो अपील उन्होंने दायर की थी उस अपील को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अपील निगरान दौर के अंदर दायर की गई थी। लिहाजा मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि वो 9 मई के वाक़यात के लिए होने वाले ट्रायल जो कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो रहा है उसमें किसी तरह का कोई रोल प्ले करे या वो इस मुकदमे में फरीक बने, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जिस जमात की हुकूमत है वो 9 मई के वाक़यात में इस वक्त उनके ऊपर सारी सूरत हाल का इल्ज़ाम है। और जो वकील थे जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, उनकी तरफ से अदालत के रूबरू चालाकी के साथ एक करारदाद को पेश करने की कोशिश की गई, और वकील साहब ने अदालत के रूबरू ये बताया कि जनाब सूबाई हुकूमत ने, सूबाई काबीना ने एक अपने इजलास में एक करारदाद मंजूर की है। ये करारदाद है कि जनाब हम इस केस के अंदर फरीक नहीं बनना चाहते, लिहाजा हमें हमारा जो नाम है वो फरीकैन की लिस्ट में से निकाल दिया जाए, और हम ये जो करारदाद है वो ये पेश करते हैं कि हमें ना सुना जाए और हमारी इस दरखास्त को वापस कर दिया जाए। और ये बुनियादी तौर पर एक चालाकी की कार्रवाई है, क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर किसी तरह की कोई दरखास्त जाती है या फरीक बनने की इवन दरखास्त जाती है तो आपको उस वक्त तक जो है वो फरीक बनेंगे जब तक आप ये दरखास्त दायर नहीं करेंगे कि जनाब मैं अपनी फलां मामले के ऊपर जो दरखास्त है वो वापस लेना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने परसेप्शन लोगों के सामने दुरुस्त रखने के लिए कि जनाब हमने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब ये दरखास्त वापस ले लें, हमने तो काबीना के इजलास से भी मंजूरी ले ली थी, करारदाद भी मंजूर कर ली थी कि जनाब हम ये इस मुकदमे में फरीक नहीं बनना चाहते, क्योंकि 9 मई
کا الزام ہمارا ہے اور ہم اپنے ہی بندوں کو جیل میں رکھنے کے لیے یا ان کے ملٹری ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیسے رجوع کر سکتے ہیں. ان فیکٹ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے اپنے لیے ایک فیس سیونگ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس وقت چونکہ وہ حکومت میں بھی موجود ہیں اور ان کی یقینی طور پر یہ خواہش بھی ہوگی کہ ان کا جو حکومت کا یہ جو بلا ہے یہ لگا رہے اور ان کا جو کاروبار حکومت ہے وہ بھی چلتا رہے, تو لہٰذا وہ اس موقع پر نہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی مزید بڑھانے, لڑائی مزید بڑھانے کے پوزیشن میں ہے اور نہ ہی وہ اس پوزیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب پبلک کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کے اندر یہ والا تاثر ابھرے کہ جناب خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی حکومت فوج ملٹری ٹرائل کے حق میں اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز کو سزائیں دینے میں ملوث تھی. لہٰذا نہایت باریکی کے ساتھ, نہایت چالاکی کے ساتھ اس قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو رخ ہے اس کو موڑنے کی کوشش کی گئی, ایک آئی واش کیا گیا, دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی اور دھوکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں بلکہ اپنے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی, اپنے ووٹر اور سپورٹر کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی, ان کو لالی پاپ دے دیا کہ جناب ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بھی چونکہ جو ہے وہ ساری کاروائی سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی جناب وکیل صاحب سے کہا کہ جناب اگر آپ وکیل واپس لینا چاہتے ہیں تو یہ قراردادوں سے کام نہیں چلے گا, بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پروسیس جس کے ذریعے آئے تھے اسی پروسیس کے ذریعے دوبارہ انٹری دیں اور اس درخواست کو اٹھا کر لے جائیں. ہمیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو خواجہ احمد حسین صاحب ہیں, جواد خواجہ صاحب کے وکیل, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس یہ جب خیبر پختونخوا والا معاملہ چل رہا تھا اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ جو اکثریتی بینچ والا معاملہ ہے اس کو اٹھایا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دے کر ٹرائل کو کالا دم قرار دیا ہے. 6 رکنی بینچ اگر اسے 2-4 سے کالا دم قرار دے گا تو یہ ایک متنازع فیصلہ ہوگا, لہٰذا اس کیس کے اندر ایک لارجر بینچ بنایا جائے. یعنی ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو الجھا دیا جائے یا اس کو لٹکا دیا جائے, لیکن یہاں پر جناب جسٹس قاضی وہ جو ہے امین صاحب کی وہ انٹری ہوتی ہے اور پھر وہ جناب میلہ لوٹ کے لے جاتے ہیں. کیسے, یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے. دوسرا امپورٹنٹ چیز جس سے میں نے آپ سے کہا کہ جسٹس امین الدین صاحب نے اس موقع پر کسی کی اعتراضات یا کسی کے براہ راست ان کے ساتھ بحث میں الجھے بغیر اٹارنی جنرل جناب منصور عثمان اوان صاحب کو روسٹرم پر بلایا اور ان کے سامنے 3 سوال رکھے. انہوں نے کہا جناب ہم اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر رہے ہیں 28 مارچ تک. 28 مارچ تک آپ نے ان 3 سوالوں کے ہمیں جواب دینے ہیں اور یہ 3 سوال نہیں ہے, 3 پھنیر ہیں جو جناب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے قاتل ثابت ہو سکتے ہیں, گھاتک ثابت ہو سکتے ہیں. کیسے؟ سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں کتنے ملزمان کو کتنی سزائیں ہوئی ہیں. یعنی فوجی عدالتوں کے اندر جو ٹرائل ہے, کیونکہ یہ جو فیصلہ جس وقت سسپینڈ کیا گیا تھا اس وقت فوجی عدالتوں کو کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی, البتہ ان کو فیصلے سنانے سے روک دیا گیا تھا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر ملزمان کے خلاف کارروائی جاری ہے, ان کے خلاف جو سماعتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں, لیکن فیصلے سماعت مکمل ہونے کے بعد جو فیصلے ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں کیے گئے. اسی حوالے سے جسٹس امین الدین صاحب کا پہلا سوال ہے کہ کتنے ملزمان ہیں جن کو سزائیں دی گئیں. دوسرا سوال, کتنے ملزمان ہیں جن کو بری کیا گیا. تیسرا سوال, ٹرائل مکمل ہونے کے بعد اب تک کی صورتحال کیا ہے اور وہ 103 افراد جن کو حراست میں لیا گیا ہے ملٹری کی طرف سے, ان کا جو قواعد ہیں وہ کیا ہیں اور جو تفصیلات ہیں ان کے مقدمات کے حوالے سے, جرائم کے حوالے سے, وہ تمام کی تمام تفصیلات اگلے سماعت کے دوران پیش کی جائیں. اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو یہ ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ ٹھس ہو گیا ہے اور 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کے ذریعے انقلاب برپا کر دیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون
मारा गया, लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक लेजिटिमेट जमात है। और जो 9 मई के अंदर जिन इल्ज़ामात के अंदर भी जिसको भी गिरफ्तार किया गया है वो सब एक झूठ है और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब कहते हैं कि वो जो 103 बंदे आपने पकड़े थे उनके नाम क्या हैं, उनके पते क्या हैं, वो करते क्या हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, और इल्ज़ाम के साथ साथ जब आप मुकम्मल रिपोर्ट देंगे तो फिर वो तमाम शवाहिद भी लफ करने पड़ेंगे जो उनको मुजरिम बनाने में मुआवन साबित हो सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मुकदमात, उनकी तफसील, उनके शवाहद सब कुछ सामने आ जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक वाज़ेह जजमेंट देने की पोजीशन में आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि अब तक कितने मुल्ज़मान को सजाएं दी गई। अब इस सवाल का मतलब भी बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से है, ये साबित करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाक़यातन 9 मई के जो मामलात हैं उसके अंदर उन्होंने तखरीब कार का रोल प्ले किया और उन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की और हसास मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया। और उसके लिए जो एविडेंस है यकीनी तौर पर जब वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जाएगा तब ये जो खेल है ये ज़रा नेक्स्ट लेवल पर जाने के इसके इम्कानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिनकी समात मुकम्मल हो गई है वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 103 के 103 भी हो सकते हैं। जिनकी समात मुकम्मल हो गई तो उन केसेस के आगे जब वो फाइल आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें लिखा होगा कि जनाब ट्रायल कंप्लीटेड, ट्रायल कंप्लीटेड, ट्रायल कंप्लीटेड। और उसके बाद अगला सवाल उस मौके पर जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का ये होगा कि सजा क्या दी गई है, और फिर पूछा जाएगा सजा का जवाज क्या था, और फिर वो सारे का सारा सिनेरियो एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर किसी तरह का कोई झूठा बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दे पाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि कितने लोगों को बरी किया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आप किसी भी बंदे को किसी भी इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार करते हैं, हिरासत में लेते हैं, उसका ट्रायल करते हैं, तो उसमें इस बात के इम्कानात भी मौजूद होते हैं कि बंदा बेगुनाह हो और बेगुनाह बंदे को रिहा किया जाता है। और इस हवाले से माजी के अंदर अगर आपको याद हो तो चंद लोग ऐसे थे जिनको फौजी अदालतों में ट्रायल से पहले जब उनके साथ सवालों जवाब के सेशन हो रहे थे उसमें से कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया था, उनको जाने की इजाज़त दी गई थी क्योंकि वो बराह रास्त इस मामलात में किसी तौर पर मुलव्वस नहीं थे। ट्रायल सिर्फ उन लोगों का किया गया था जो ये जो इन्वेस्टिगेशंस थी उनमें मुजरम साबित हुए थे, मुल्ज़म साबित हुए थे, और उन्हीं के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों की तश्कील दी गई थी। लिहाजा जो ट्रायल के दौरान या ट्रायल से पहले इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर जिन लोगों का कोई भी किरदार वो सामने नहीं आया था उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। लिहाजा इस नुक्ते के ऊपर भी यही रिपोर्ट आएगी कि जनाब हमारे पास जो हैं वो सारे के सारे मुल्ज़म ही हैं, जो मुलव्वस नहीं थे उनको हमने जाने की इजाज़त दे दी। अब ये 3 सवाल किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, ये भी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जिस तरीके से उन्होंने अपना एक नैरेटिव को बिल्ड किया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए ही इमरान खान साहब ने ये जो अपनी वो जो लोग थे उनको ना सिर्फ एजिटेशनल मोड में लेके आए थे बल्कि एजिटेशनल मोड को इस हद तक आगे बढ़ा दिया था कि वो अग्रेशन के मोड में चले गए और फिर उस अग्रेशन का हमने मुख्तलिफ जगहों पर इजहार देखा। लिहाजा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अपीलें जो मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स की तरफ से की गई थी, निकलो बाहर, खान हमारी रेड लाइन है, खान नहीं तो कुछ भी नहीं, वो तमाम की तमाम सोशल मीडिया पोस्ट इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और अगर अदालत ने इस सारे मामले को एक नई नज़र से देखा, उसमें सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को कैलकुलेट करते हुए देखा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फौजी ट्रायल का डिफेंस करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की तरफ से ये जो मूव की गई है, ये जो सवाल पूछे गए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुसीबत का सबब बनने जा रहे हैं। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।